तो कल हमने डिस्कस किया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, जो 831 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं इकट्ठे होकर के सेंट पॉल चर्च, जहाँ पर पार्लियामेंट चली होती है फ्रैंकफर्ट की। फ्रैंकफर्ट कहाँ? प्रशिया में था। प्रशिया किसका पार्ट था? जर्मन स्पीकिंग स्टेट का। ठीक है। इसमें हमें आगे ये बता रखा है कि भले ही 1815 में ये लोग आ गए थे कंजर्वेटिस्ट, ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट चली थी ना, लिबरल मूवमेंट जो चली थी 1848 तक, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद हुआ था ग्रीस, साथ में वो जो वीवर वाला जो कॉन्ट्रैक्टर के घर आग लगा दी थी वो वाला पढ़ा था हमने, फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे जब इंसिडेंट्स होने लगे, तो ये वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप, यही पूरा यूरोप है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं पूरे इधर की। ठीक है, इधर ग्रीस ये सब आते हैं। अब बात हो रही थी इधर की, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था और जो इधर आके रशियन एम्पायर था। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि यार लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा रिवोल्ट कर रहे हैं, इससे पहले कि हमें लोग मारपीट करके हटाएं, हम थोड़ी थोड़ी आज़ादी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लोग धीरे धीरे से अपना आराम से आज़ादी देना स्टार्ट करते हैं, इनको लोगों को थोड़ा सा लिबरल तरीके से हैंडल करते हैं, सर्फडम को अबॉलिश कर देते हैं पूरी तरह से, बॉन्डेड लेबर ख़त्म हो जाती है। बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी। ये क्या करते थे ना, लोगों के हाथ पे स्टैंप लगा देते थे, ठीक, और स्टैंप लगा के वो कर रहा है काम इनके खेत में, ठीक है, लेकिन अब जो उसका बेटा होगा वो भी नहीं खेत में काम करेगा, जो उसका पोता होगा वो भी नहीं खेत में काम करेगा, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बंध जाते थे उस जमीन से। ठीक, इंडिया में भी होता था। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो जाती है, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इवेंट इन द सेंस कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसका नाम होता है मेकिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, पहले हम जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे इटली कैसे बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक, हमने भी इससे पहले पढ़ा था एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में, और मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट है कहाँ पर। फ्रैंकफर्ट पार्ट है जर्मनी का, और उस टाइम वो एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट था। और जर्मन स्पीकिंग स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था? प्रशिया, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, क्या नाम था उसका? प्रशिया। अब क्या है कि जब ये 1848 वाला जो इंसिडेंट था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला, ये फेल हो जाता है, तो इसको फिर इनिशिएट करने के लिए इनका बहुत बड़ा आदमी आता है प्रशिया का, जो वहाँ का चांसलर होता है, जिसका नाम होता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। इसका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। देखो हमने ना एक चैप्टर में भी एक चीज़ पढ़ी थी, ऑटोमैन। तो ऑटोमैन को ऑटो वॉन से कभी मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। ये टोटली एक, ये इंसान का नाम है, वो एक एम्पायर का नाम था, दोनों टोटली अलग बातें हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है। अब जब वो जो लिबरल इनिशिएटिव था, जो उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो लोग गए थे, वो जब फेल हो जाता है, फेल कैसे होता है वो, उसे मोनार्की दबा देती है मिलिट्री, और जो वहाँ के लैंड ओनर्स होते हैं, जिनको हम जंकर्स कहते हैं, ये याद रखना वर्ड, वो लोग मिल करके उस पूरे इनिशिएटिव को, उस पूरे प्रोसेस को दबा देते हैं, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला हुआ था। ठीक, आगे क्या होता है कि आगे इनका जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, ये क्या करता है, ये इकट्ठी करता है वहाँ की आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में तुम बताया था, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, आईएएस आईपीएस जैसे इंडिया में हो गए, वैसे ही उनके वहाँ भी होते हैं। तो उन लोगों को इकट्ठा करता है, और 7 साल में 3 लड़ाइयाँ लड़ता है। एक ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। ठीक, इनके साथ लड़ाई लड़ता है, और इनसे जो भी अपने इनके पास इलाके होते हैं जर्मन स्पीकिंग वाले, वो छुड़वा करके अपने कंट्री में मिला लेता है। इसका कंट्री कौन सा? जर्मनी। ठीक, फिर आगे क्या होता है, ये लोग अपना एक राजा घोषित कर देते हैं। सॉरी, राजा घोषित करने से पहले 1871 डेट याद रख लो इसकी। जनवरी 1871 में ये सारा का सारा प्रोसेस जो था वो कंप्लीट कर लेते हैं, और इसका पूरे का हेड किसको बनाते हैं? केसर विलियम को, ऑफ प्रशिया। ठीक, देखो इसमें एक चीज़ है, दोबारा सुन लो इसको। सब जो इसकी मेन स्टेट थी वो थी प्रशिया। ठीक, प्रशिया में एक चीफ मिनिस्टर कौन था? जिसका नाम था बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ये क्या करता है, आर्मी
प्लस ब्यूरोक्रेसी को इकट्ठा करता है। आर्मी मतलब जो वही लड़ने वाले होते हैं, और ब्यूरोक्रेसी मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ तुम्हें बताया डीएम आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, ठीक। इनकी मदद से इनको स्ट्रॉन्ग करके ये जो बिस्मार्क होता है, बिस्मार्क 3 लड़ाइयाँ लड़ता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो ऑस्ट्रिया के साथ, एक डेनमार्क के साथ, और एक फ्रांस के साथ, ठीक है। लड़ता क्यों है? इनके पास कुछ टेरिटरी होती हैं, कुछ इलाके होते हैं जो कि जर्मनी बोलने वाले होते हैं, जर्मन लैंग्वेज, और इनसे छुड़वा करके अपने जो प्रशिया है इसके अंदर मिला लेता है, ठीक। अब प्रशिया के अंदर जब मिला लेता है तो प्रशिया अब प्रशिया ना रह करके क्या बन जाता है? जर्मनी, ठीक है। प्रशिया प्लस अदर जर्मन स्टेट जो थे इक्वल्स टू जर्मनी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क। और ये जब बना लेते हैं चीफ मिनिस्टर, उसके बाद ये अपना एक राजा घोषित करते हैं जिसका नाम होता है केसर विलियम। देखो यहाँ ना राजा घोषित करना ऐसा नहीं कि अब राजतंत्र चलेगा, मोनार्की हटा के दोबारा से मोनार्की ले आए, नहीं। ये राजा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करता है। जैसे आज की डेट में इंग्लैंड में भी महारानी है ना, बट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो भी, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ, पिछले साल की बात है, यहाँ स्वीडन के मोनार्क आए थे भारत में, स्वीडन के राजा। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। और अभी एक बात, जैसे थाईलैंड में भी बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं, थाईलैंड में भी अभी राजा बैठा हुआ है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हैं सब। ये वो वाले राजा नहीं है जिनका जो मना है वो कर लिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाले हैं, ठीक। तो ये था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कौन था मेन? जो स्टेट थी वो थी प्रशिया, चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क, ठीक। जो राजा है वो केसर विलियम बना दिया गया। 3 लड़ाइयाँ लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और 1871 में यूनिफाई हो जाता है कौन सा? जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट है इटली का यूनिफिकेशन। अच्छा, इटली के यूनिफिकेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि इसमें एक बंदा आएगा, इसका नाम बहुत ज़्यादा आएगा, इसका नाम था मैजिनी। हमने पढ़ा था इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। सिर्फ मैजिनी, और ये पढ़ा था हमने, इसने क्या बनाया था? यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है। चलो, अब जैसे इसमें जर्मनी में जो मेन स्टेट थी उसका नाम था प्रशिया, ऐसे ही इसमें जो मेन स्टेट थी उसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है। जैसे वहाँ पर जो मेन जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट थी बड़ी, उसका नाम प्रशिया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो मेन स्टेट थी जो इटालियन बोला करती थी, उसका नाम था सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या था। इसमें बता रखा है कि इसका कुछ हिस्सा जो बर्बन किंग थे स्पेन के, उसने हथियार रखा था। कुछ हिस्सा पोप के पास था। इसे मैप में समझते हैं एक बार। ये उस टाइम की इटली का मैप है, इसे थोड़ा जूम इन करते हैं। ये देखो, ठीक। मैंने भी बताया था, ये जो ग्रीन कलर वाला जो है सारा पोर्शन, ये है सारा स्पेन के अंडर में। अभी हमने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले कि ये जो सदर्न पार्ट था, ये हथियार रखा था किसने? स्पेन के राजाओं ने। देखो, हमने पढ़ा था कि फ्रांस के जो किंगडम था, जो डायनेस्टी थी, उसका नाम भी बर्बन था, BOURBON, ठीक है। BRBOUN, ठीक। इन्होंने भी, यहाँ पर भी इनका नाम बर्बन डायनेस्टी ही था इनका भी। दोनों रिलेटेड थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों का नाम बर्बन ही था, ठीक है। ये वाला इनके पास था। यहाँ देखें, ये सारा जो पार्ट है ये वाला, ये ऑस्ट्रिया के पास है। इटली का ये जो है, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये जो है वेनिस और ये सब पार्ट आ रहा था किसके पास? ऑस्ट्रिया के पास, हैब्सबर्ग एम्पायर के पास। इन लोगों ने काफी ज्यादा लूट रखा था, मतलब इसको कैप्चर कर रखा था। और बीच में पड़ता है रोम। ये जो रोम है, ये पार्ट किसका था? पोप के पास था। पोप के पास, मैंने अभी तुम्हें बताया भी था कल कि चर्च की बहुत ज़्यादा पावर हुआ करती थी उस टाइम पर, और चर्च जो भी कहता था वो माना जाता था। तो इसलिए चर्च ने ना पूरा का पूरा रोम ही हथियार रखा था अपने हाथ में। तो यूनिफिकेशन होने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोप ने ही की थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। देखो, हमने वहाँ भी चीफ मिनिस्टर का नाम पढ़ा था, ऑटो वन बिस्मार्क। तो यहाँ भी एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है काउंट केवोर, ठीक है। ये वहाँ का हेड होता है। ये भी क्या करता है? वहाँ की जो आर्मी होती है उसको इकट्ठा करता है, और
ब्यूरोक्रेसी को मिलाता है। साथ में इसके होता है हमारे मैजिनी, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करते हैं इनकी रिवोल्यूशनरी की तरह। साथ में एक बंदा और ऐड हो जाता है यहाँ पे, गैरीबाल्डी। ठीक है। ये क्या था बेसिकली, ये एक किसान था साउथ इटली का, सदर्न पार्ट जो था इटली का, जहाँ जिसका नाम था सिसिली। दिखा देते हैं एक बार मैप में। ये पार्ट जो है इटली का, ये इसका रहने वाला था। यहाँ पर बेसिकली जो किसान थे ना, वो ज़्यादा डोमिनेंस रखते थे। ठीक है, किसानों का इलाका था एक तरीके से ये वाला। तो होता क्या है, जो मेजिनी होता है, मेजिनी तो राजा की मदद करता ही है कैवोर की, यहाँ से सारे सब हटवाने में। लेकिन जो सदर्न पार्ट था ये वाला, नेपल्स का और ये सिसिली का, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था छुड़वाने में स्पेन से। तो यहाँ कमान कौन संभालता है, यहाँ संभालते हैं गैरीबाल्डी। ठीक है। गैरीबाल्डी ये इलाका, ये सारा इलाका जीत करके विक्टर इमैनुअल जो वहाँ के राजा थे उनको देते हैं। और मैंने इसमें बताया था सार्डिनिया पीडमोंट, ये मेन रीजन था इसका। जैसे वहाँ पे प्रशिया था ना, ऐसे ही सार्डिनिया पीडमोंट यहाँ का मेन एक इटालियन स्पीकिंग रीजन था, स्टेट थी मेन। ठीक। बाद में इनके साथ इन सबको मिलाया जाता है और क्या बन जाता है, इटली पूरा। ठीक। यहाँ पर एक आइलैंड भी दिखा रखा है, देखो अगर थोड़ा बहुत पिक्चर ठीक से देखते हो ना, ये दिखा रखा है कॉर्सिका। किसी ने अगर तमाशा पिक्चर देखी हो तो कॉर्सिका में घूमने जाते हैं वो लोग, इटालियन। ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो गैरिबाल्डी प्लस मैजिनी प्लस काउंट कैवोर, ये तीनों मिल करके इटली को यूनिफाई कर देते हैं। कब यूनिफाई करते हैं, 1861 में। और जैसे वहाँ पर राजा बनाया गया था केसर विलियम फर्स्ट को, यहाँ पर विक्टर इमैनुअल सेकंड को ये लोग अपना राजा घोषित कर देते हैं। ठीक। एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे इटली में, सॉरी जर्मनी में क्या था मेन स्टेट, प्रशिया। यहाँ पर थी सार्डिनिया पीडमोंट। वहाँ चीफ मिनिस्टर कौन था, ओटो वन बिस्मार्क। यहाँ है कैवोर। वहाँ वो किसको मिलाता है, आर्मी प्लस ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर आर्मी ब्यूरोक्रेसी तो थी ही, बट यहाँ पर गैरिबाल्डी और एक मेजिनी और जुट जाते हैं। ठीक। वो कब होता है, 1871 में यूनिफाई, और ये 1861 में। यहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड और वहाँ का राजा केसर विलियम फर्स्ट। तो ये हो गए हमारे दोनों यूनिफिकेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आगे इन दोनों की यूनिफिकेशन में और कुछ खास नहीं है। इसमें एक चीज़ और बता रखी है, कुछ खास मैटर करती नहीं है। इसमें दिखा रखा है लार्टेलिया के बारे में। देखो जैसे हमारे यहाँ ना होता है ना, भारत कोई, जैसे कोई क्रांतिकारी है, वो कहता है मुझे आज़ादी चाहिए। ठीक। मुझे आज़ादी चाहिए, जैसे मान लो कोई भी है, एक्स नाम का कोई क्रांतिकारी था हमारे यहाँ, वो कहता है हमें आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तो ये बता रहे हैं इसमें कि इटली में जो लोग थे सदर्न इटली के, वो इतने ज़्यादा अनएजुकेटेड थे कि उनको लग रहा था ना कि ये जो ला इटालिया है, ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। जैसे हम बोले कि आज़ादी चाहिए, लेकिन इतने अनपढ़ हों भारत के लोग कि ये समझे कि जो आज़ादी मांग रहा है ना, आज़ादी कुछ चीज़ नहीं है, ये आज़ादी है इसकी पत्नी का नाम। तो ऐसे लोग इसकी विक्टर इमैनुअल की पत्नी मानने लगे थे। यहाँ पर आज़ादी ला इटालिया बोल रहे थे लोग, कि इटालिया को आज़ाद कराओ, सॉरी इटली को आज़ाद कराओ, तो ला इटालिया। तो इसकी वाइफ का नाम समझ बैठे थे, और कुछ नहीं इसमें।